गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखिए, हमें दिया है दर्शाइए कि बिंदु ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट दिए और बिंदु सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए। हमें क्या दर्शाना है कि ये सररेख है। सररेख का तात्पर्य बेटा जी यहाँ एक ही रेखा में है। मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे तो आप क्या सोच रहे हैं बेटा कि ये ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। अब मैं ए बी बोल रहा हूँ तो यहाँ ए बी का मतलब ए बी वेक्टर का परिमाण। तो यदि ये सररेख है और बिंदु ए बी सी इस प्रकार है तो क्या होना चाहिए हमारे पास में? ए बी वेक्टर का परिमाण प्लस बी सी वेक्टर का परिमाण किसके बराबर होना चाहिए? ए सी वेक्टर के परिमाण के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है, बिंदु ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ, तब ऐसा होना चाहिए। अर्थात इन दोनों के परिमाणों का योग इस पूरे के परिमाण के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो हम कहेंगे बिंदु ए बी सी कैसे है बेटा जी? सररेख है। आओ हल करें इसको। दिया है गिवन पॉइंट ए, बिंदु ए जो है वो 1, -2, -8। अब चूंकि हमारे पास ए बी वेक्टर नहीं है तो हमें ए बी वेक्टर निकालने के लिए बिंदु ए और बी का स्थिति सदिश निकालना होगा। तो सब साथ ही हम स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, जिसको हम ओ ए वेक्टर से भी लिख सकते हैं या स्मॉल ए वेक्टर से भी लिख सकते हैं। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा? i कैप -2 j कैप -8 k कैप। बिंदु बी हमें दिया है, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट है 5, 0, -2। तो बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश जो है और बी वेक्टर बराबर क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 5 i कैप प्लस 0 j कैप -2 k कैप। सिमिलरली तथा बिंदु सी हमें दिया है, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 11, 3, 7। तो बिंदु सी का हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी? स्थिति सदिश। बिंदु सी का जो स्थिति सदिश है जिसको हम क्या कहेंगे? ओ सी वेक्टर, क्या होगा? 11 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप। अब हमारी आवश्यकता है ए बी वेक्टर और उसका परिमाण, इसी प्रकार बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर और इन दोनों के परिमाण। तो सबसे पहले हम बात करें ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर बराबर आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि ए बी वेक्टर बराबर है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर हमारे पास में है 5 i कैप प्लस 0 j कैप -2 k कैप। इसमें से हम लेस करेंगे ओ ए वेक्टर i कैप -2 j कैप -8 k कैप। सॉल्व आउट करें, 5 i कैप -i कैप 4 i कैप 0 j कैप और ये माइनस प्लस 2 j कैप -2 k कैप और ये माइनस प्लस का 8 k कैप और माइनस का 2 k कैप, क्या बचेगा? प्लस का 6 k कैप। ये हमारे पास क्या है बेटा जी? ए बी वेक्टर। अब हमें तो क्या निकालना है? ए बी वेक्टर का परिमाण। तो हम क्या कहेंगे? ए बी वेक्टर का परिमाण बराबर √4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। 16 और 4 20 और 20 और 36 कितना हो गया? 56। 56 को हम लिख सकते हैं बेटा जी 14 × 4, 14 चौक 56। 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 2√14 परिमाण है तो क्या लगाएंगे? इकाई। ये हमने क्या निकाल लिया? ए बी वेक्टर का परिमाण। इसको हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। जिस प्रकार से हमने ए बी वेक्टर का परिमाण निकाला है उसी प्रकार से हम बी सी वेक्टर को हल करेंगे। चूँकि बी सी वेक्टर बराबर क्या होगा? ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर हमारे पास में है 11 i कैप प्लस
3j कैप प्लस 7k कैप माइनस OB वेक्टर जो है 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। इसको सॉल्व आउट करें अपन, क्या बनेगा 11i कैप माइनस 5i कैप 11 माइनस 5 6i कैप प्लस 3j कैप 7k कैप और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9k कैप। ये हमारे पास में क्या आ गया BC वेक्टर। हमें BC वेक्टर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए BC वेक्टर का परिमाण। अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90, 90 और 36 126। 126 को हम लिख सकते हैं बेटा जी 14 गुणा 9, 14 9 में 126। 9 अंडर रूट से बाहर आएगा 3 अंडर रूट 14 इकाई। ये हमारे पास में क्या आया BC वेक्टर का परिमाण। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली हम SC वेक्टर निकालें तो SC वेक्टर बराबर क्या होगा, चूंकि SC वेक्टर बराबर है OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। सिंप्लीफाई करें OC वेक्टर जो है हमारे पास में 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर हमारे पास में है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। देखें सॉल्व आउट करें इसको अपन, क्या देख पा रहे हैं 11i कैप माइनस i कैप 10i कैप 3j कैप और ये माइनस माइनस प्लस 2j कैप कितना हो गया 5j कैप 7k कैप और ये माइनस माइनस प्लस 8k कैप 7 और 8 कितने हो गए बेटा जी 15k कैप। हम बात करें क्या प्राप्त हुआ आपको SC वेक्टर आपको चाहिए क्या SC वेक्टर का परिमाण। तो कैसे निकालेंगे अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर 225। 225 और 25 250 और 100 कितना हो गया 350 अंडर रूट 350। हम बात करें इसको क्या लिख सकते हैं 3 और 2 5 अंडर रूट 350 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 35 गुणा 100 बार आएगा 10 अंडर रूट 35 से काम नहीं चलेगा 14 की टेबल होनी चाहिए। 3 और 2 5 25 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें 25 चौक 100 10 और 25 और 10 35 350। अंडर रूट 350 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 गुणा 14 अंडर रूट 25 क्या बन जाएगा अंडर रूट 25 क्या बन जाएगा 5 अंडर रूट कितना बच गया 14 इकाई। आपने क्या देखा बेटा जी हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ ये AC वेक्टर का परिमाण। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3। समीकरण 1 2 और 3 को यदि हम ध्यान से देखें समीकरण 1 2 3 को हम अगर ध्यान से देखें तो आप क्या देख पाएंगे देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट यहाँ हम बात करें AB वेक्टर का परिमाण 2 अंडर रूट 14 BC वेक्टर का परिमाण 3 अंडर रूट 14 दोनों को हम अगर ऐड करें तो 2 और 3 कितना हो गया 5 अंडर रूट 14 वो किसके बराबर आ रहा है AC वेक्टर के परिमाण के बराबर आ रहा है। तो समीकरण 1 2 3 से हम क्या कह सकते हैं AB वेक्टर का परिमाण प्लस BC वेक्टर का परिमाण बराबर क्या है AC वेक्टर का परिमाण। इसलिए हम क्या कह सकते हैं अतः बिंदु कौन से बेटा जी A B व C कैसे हैं सररेख हैं। इसी क्वेश्चन में हमसे एक बात और पूछी है
कि B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात, तो समझिएगा कि मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो B बिंदु जो है वो AC को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम क्या मानते हैं, M अनुपात N। तो यहाँ M क्या होता है, AB, और N क्या होता है, BC। तो हमें किस अनुपात में विभाजित करता है ये ज्ञात करने के लिए AB जो है, AB का मतलब AB वेक्टर के परिमाण में किसका भाग देंगे, BC वेक्टर के परिमाण का भाग देंगे। तो हम क्या कहेंगे, तथा बिंदु B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात कैसे निकालेंगे हम, अभी हम समझ चुके हैं कैसे निकालेंगे। AB वेक्टर के परिमाण में किसका भाग देंगे बेटा जी, BC वेक्टर के परिमाण का भाग देंगे। AB वेक्टर का परिमाण जो कि हमारे पास 2√14 है और BC वेक्टर का परिमाण 3√14। √14 से √14 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ 2/3 से तात्पर्य है कि बिंदु B जो है वो AC को कौन से अनुपात में विभाजित करता है बेटा जी, 2/3 में कैसा विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप -4j कैप + 5k कैप और i कैप -2j कैप -3k कैप है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। विकर्ण के समांतर क्या निकालना है, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है अपने को, साथ ही इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। हमने बेटा थ्योरी में डिस्कस किया था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं वेक्टर A व वेक्टर B हो तो इसका जो विकर्ण होता है, इसका जो विकर्ण है वो किससे आएगा, इसके इन दोनों के योग से आता है। एक विकर्ण तो इनके योग से आता है, दूसरा जो विकर्ण होता है वो इनके अंतर से आता है। तो एक विकर्ण तो कौन सा होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और दूसरा विकर्ण होगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। आइए देखें, सबसे पहले हम इन सदिशों को नाम देते हैं। माना वेक्टर A इक्वल्स टू 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर B इक्वल्स टू i कैप -2j कैप -3k कैप। इसके विकर्ण के समांतर निकालना अपने को, तो सबसे पहले तो इसका विकर्ण निकाल लेंगे अपन। किसका विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण सदिश कहेंगे यहाँ। विकर्ण सदिश जो है वो कैसे आएगा, इन दोनों के योग से आएगा। और सदिश को मैंने C वेक्टर नाम दे दिया, तो C वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दिस इंप्लाइज C वेक्टर इक्वल्स टू, वेक्टर A हमारे पास में है 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप प्लस वेक्टर B i कैप -2j कैप -3k कैप। सॉल्व करें हम इसको, तो C वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप -4j कैप और -2j कैप -6j कैप प्लस 5k कैप और -3k कैप प्लस 2k कैप। ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा जी, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आ गया।
अब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण मान लीजिए ये है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण सदिश है। इसके समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा है, प्रत्येक सदिश स्वयं के क्या होता है, समांतर। तो हम इसके विकर्ण के समांतर सदिश कैसे निकालेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के समांतर सदिश, विकर्ण के समांतर कैसा सदिश, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें सदिश में सदिश के परिमाण का भाग देना होगा। तो पहले हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4, 40 और 9 49, अंडर रूट 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7 इकाई। तो हम लिख सकते हैं आप आसानी से, अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के समांतर, विकर्ण के समांतर कैसा सदिश, मात्रक सदिश जो है सी कैप कैसे आएगा, वेक्टर सी में वेक्टर सी के परिमाण का भाग देने पर आएगा। अब जरूरी नहीं आप इसको वेक्टर सी मानो, आप इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। सॉल्व करें इसको हम, तो सी कैप बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन कितना है 7, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/7 हमने बाहर रख दिया। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इसमें सेकंड पार्ट और पूछा है हमें, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बेटा जी आप जानते हैं यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो उसका क्षेत्रफल जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसकी सहायता से निकालेंगे, सारणिक की सहायता से निकालेंगे। पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के गुणांक क्या हैं, 2 - 4 5, फिर वेक्टर बी के गुणांक 1 - 2 - 3, और इस सारणिक को हम हल करेंगे। आई कैप के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, इन दोनों का गुणा 12 माइनस का चिन्ह आता है, इन दोनों का गुणा -10 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10। फिर जैकेब के साथ माइनस का चिन्ह आया, इसके अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, -3 को 2 से गुणा किया -6, फिर माइनस का चिन्ह आता है, 1 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 5। पल्स के कैप के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, इन दोनों का गुणा किया हमने -4 माइनस इन दोनों का गुणा किया कितना आया -4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4। सॉल्व आउट करें 12 और 10 कितना हो गया 22, आई कैप -6 और -5 -11, वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11, जे के प्लस 4 - 4 क्या हो गया 0 के केप। ये बेटा जी हमारे पास क्या आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमें किसकी आवश्यकता होगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हल करें इसको अपन, अंडर रूट 605 कितना आ गया हमारे पास में अंडर रूट 605। ये हमारे पास अंडर रूट 605 क्या आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे बेटा जी इकाई। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कह सकते हैं अपन बराबर अंडर रूट 605। क्षेत्रफल कह रहे हैं तो अब इकाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे वर्ग इकाई लगाएंगे। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें पूछा था विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश, तो प्रत्येक सदिश स्वयं के समांतर होता है, तो हमने इसका विकर्ण निकाल लिया। विकर्ण सदिश तो इनके योग से आता है और उसका मात्रक सदिश निकाल लिया। तो हमने क्या कर दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो था उसको सी वेक्टर मान करके उसके परिमाण का भाग दे दिया।
सेकंड पार्ट जो पूछा है हमसे इसका क्षेत्रफल है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। कब होता है ये, जब आपको उसकी क्या दी हुई हो, संलग्न भुजाएं दी हुई हो। और यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमें समांतर चतुर्भुज की क्या दी गई हैं, संलग्न भुजाएं दी गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। दर्शाइए कि ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड। यहाँ बेटा जी आप ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड से क्या समझते हैं। ओ अक्ष का मतलब है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ओ वाई का मतलब है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और ओ जेड से मतलब है जेड अक्ष की धनात्मक दिशा। दर्शाइए कि ओ अक्ष ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन या दिक् कोजें पल्स माइनस 1/√3 1/√3 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया है। देखें ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड, डायग्राम से इसको पहले हम समझते हैं। ओरिजिन पॉइंट ओ, तो ये ओ अक्ष ओ वाई और ओ जेड दिया हुआ है हमें के साथ बराबर झुका हुआ कोई सदिश है। उस सदिश को मैंने मान लिया कि वो सदिश कौन सा है, ओपी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, ओपी वेक्टर। हमने क्या मान लिया कि माना ओपी वेक्टर ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। बेटा झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण। तो हमने मान लिया वो बराबर झुकाव जो है वो कितना है, यहाँ थीटा है। कितना है, थीटा है। ये हमने अज्यूम कर लिया। माना ओपी वेक्टर अक्षों ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर कोण या बराबर झुका हुआ भी कह सकते हैं आप, बराबर झुका हुआ है। और कितना झुका हुआ है, थीटा झुका हुआ है। तो हम जानते हैं कि ओपी वेक्टर अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसको तो हम अल्फा कहते हैं। और यहाँ वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बीटा और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ गामा कोण बनाता है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना है, थीटा। और ये हमने अज्यूम किया है कि हमने बराबर झुका हुआ कितना है, थीटा झुका हुआ है। आइए कैसे हल करेंगे। अब हमें इस ओपी वेक्टर यानी सदिश की क्या निकालनी है, दिक् कोसाइन। तो हमने मान लिया, माना ओपी वेक्टर की दिक् कोसाइन, माना ओपी वेक्टर की दिक् कोसाइन क्या है, एल एम व एन है। तो हम क्या जानते हैं बेटा जी, एल बराबर क्या होगा, कॉस एल्फा। दिस इंप्लाइज एल बराबर कॉस एल्फा की जगह क्या रखेंगे आप, थीटा। इसी प्रकार एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा। और बीटा का मान भी कितना है, थीटा। तो एम बराबर भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा। सिमिलरली एन बराबर क्या होता है, कोस गामा। और गामा की वैल्यू भी कितनी है, थीटा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि गाय हमारी माता है। अर्थात एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इट मीन्स कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1। यहाँ हम बात करें एल की वैल्यू जो है वो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, एम की वैल्यू भी यहाँ एंगल जो है वो थीटा है। तो क्या बन गया ये हमारे पास में 3 cos स्क्वायर थीटा
3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। दिस इम्प्लाइज अगर हम स्क्वायर रूट लें इसका तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ±1/√3। cos थीटा क्या है हमारे पास में L, cos थीटा ही क्या है M, और cos थीटा ही क्या है N। हम क्या कह सकते हैं, आता है OP वेक्टर की दिक कोसाइन या दिक कोजाएं, OP वेक्टर की दिक कोसाइन क्या है, ±1/√3, ±1/√3 ±1/√3 है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको याद हो तो नोट्स को उठा के देखें आप, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है और कहा भी था उस टाइम पे आगे ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा, बस लैंग्वेज चेंज कर दिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा सिर्फ। यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण है वो थीटा है तथा हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताइए कि थीटा का मान कहाँ से कहाँ के बीच होगा। हम बात करें, ये तो दिया है कि इनके बीच का कोण थीटा है, साथ ही हमें कहा है कि इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेटा हमने पढ़ा है कि परिमाण सदैव कैसी राशि होती है, धनात्मक राशि, ये भी कैसी राशि है, धनात्मक राशि। ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, इसका मतलब कोस थीटा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि थीटा का जो मान है वो ऑलवेज 0 से पाई के बीच होता है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड। अब हमें क्या निष्कर्ष निकालना है यहाँ कि कोस थीटा का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसा होता है, नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा है उसका मान कहाँ से कहाँ के बीच होगा, बता दो रे, कहाँ से कहाँ के बीच होगा, 0 से π/2 के बीच होगा। हम 0 और π/2 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ किसका सिंबल लगा हुआ है, इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि यदि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 18 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें अपन। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं, उनके बीच का कोण थीटा है और हमें क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो परिमाण है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। तो बताइए थीटा क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण की हम बात करें तो क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण चल रहा है, तो परिमाण तो हमने डिस्कस कर लिया था, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। एन केप नहीं आएगा परिमाण में, वो दिशा को बताता है। परिमाण जो है यहाँ दोनों सेम राशियाँ हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। क्या प्राप्त हो गया आपको, कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, कोस उधर डिवाइड में जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 10, कितने का मान 1 होता है π/4। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे और शायद कल के वीडियो में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने की मेरी इच्छा है। तो मैं हो सकता है कि मैं एक वीडियो और इसके बाद 2 वीडियो कम से कम हो या फिर एक वीडियो ज़रूर होगा। आज के लिए आपको धन्यवाद।